वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेरी जी। आज से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, और उस पर बेस्ड डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस क्या है? ये सेमीकंडक्टर जिसकी खोज ने रिवॉल्यूशन पैदा कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आगे तो हम बहुत सारे सर्किट्स पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, क्लास 12th के लेवल में सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कितने तरीके के होते हैं और वो कैसे कैसे बेसिक लेवल पे काम करते हैं, उनकी बनावट कैसी है, कैसे ये डिफरेंट हैं कंडक्टर से और इंसुलेटर से। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इस छोटे से सर्किट से, जिसमें आप देखते हैं इस सेमीकंडक्टर से बने हुए छोटे छोटे कॉम्पैक्ट सर्किट से, जो आप मोबाइल से लेके मिशन मार्स तक हर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं, और उन्होंने कैसे रिप्लेस किया जो बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड, ट्रायोड, पेंटोड ये सब होते थे। तो कैसे ये फ़ायदेमंद हैं, क्यों रिप्लेस हो गए डायोड, ट्रायोड, उनमें क्या डिसएडवांटेजेस थे, इससे क्या एडवांटेज हैं, सारा कंपैरिजन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। आपने देखा होगा कि पहले के 80s के दशक में कि जो टीवी चलते थे बहुत ज़्यादा स्पेस पीछे घेरते थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस मतलब डायोड, ट्रायोड, पेंटोड ये सब लगे रहते थे। वो पहले गर्म होते थे, उसके बाद टीवी में आवाज़ आती थी या पिक्चर्स आना शुरू होती थी, तो टीवी पूरा प्रॉपर वर्क करता था। वो हाई वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस थी, उनके गर्म होने में, हीटिंग इफेक्ट से जो टाइम लगता था ऑपरेट होने में, उनकी शुरुआत होने में, बल्कि थे, बहुत जगह घेरते थे। आजकल आप देखते हैं दीवार से लगे हुए पतले टीवी, LCD, LED, इवन आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ हैं वो सब कहाँ से कैसे आए? 1920 से 1930 के बीच में जो खोज हुई सेमीकंडक्टर्स की, एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर जैसी है बहुत ज़्यादा, ना ही इंसुलेटर जैसी है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। मतलब वो ऐसा मटेरियल जिसमें ना ही इलेक्ट्रॉन बहुत रिजिडली बाउंड होते हैं एटम से, और ना ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिजिडली बाउंड होने के अलावा ये होते हैं कि जैसे कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें इतने ज़्यादा लूजली बाउंड भी नहीं है कि वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रख सकें। क्या है ये सेमीकंडक्टर? ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा है। अब तो सेमीकंडक्टर से पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स चलते थे वो क्या थे, पहले उस थोड़ी सी चर्चा कर लें कि जो ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जैसे मैंने ये बताया है कि एक ये चैम्बर है, इसमें वैक्यूम है, मतलब कोई और एयर मॉलिक्यूल्स या एयर एटम्स नहीं है, और यहाँ पर एक कैथोड लगा हुआ जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड जैसे सब्सटेंस की कोटिंग है ना, जिससे नीचे जो ये हीटर लगा हुआ है तो हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एमिट हो सके। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर एक एनोड प्लेट है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब हम प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, और ये कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो ये था वैक्यूम ट्यूब डिवाइस। अब ये होता क्या था इसमें कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे जब कैथोड नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए। दूसरी चीज़ क्या थी, इसी एक्शन की वजह से, इसे ही तो हम वॉल कहते हैं, वॉल में क्या होता था, एक ही साइड में एक्शन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ही चल सकते थे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट होकर एनोड की तरफ चल रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट हो सकता है इसमें, या कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैथोड से एनोड तक पहुंचने वाले कम ज़्यादा होंगे, तो हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हैं। तो इन डिवाइसेस में ये जो दो काम होते थे वो तो ठीक है, लेकिन इनके डिसएडवांटेज क्या थे कि ये बहुत बल्कि होते थे, इनमें हाई पावर कंज्यूम अबाउट 100 वोल्ट पे ये काम करते थे।
तो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा था, इनकी लाइफ भी लिमिटेड थी, ऑक्सीडाइज होते रहते हैं ना कैथोड, और ये हाई वोल्टेज पर अप्रॉक्सीमेटली वही जो बताया 100 वोल्ट पे काम करते थे। इनकी रिलायबिलिटी लो होती थी, लार्ज साइज़ है, इस वजह से इनको 1920 और 1930 के बीच में जो खोजा गया सेमीकंडक्टर उसने रिप्लेस किया। तो क्या है ये सेमीकंडक्टर? इसमें हम ये सेमीकंडक्टर के लिए कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सॉलिड है या ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि 0 केल्विन पर तो सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर जैसा ही है। लेकिन हाँ, रूम टेम्परेचर पर उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कि उसमें कुछ कंडक्टिविटी जो कि कंडक्टर से कम है उतनी हो जाती है, और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई भी जा सकती है। उसमें भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। और हाँ, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, जो कि एक पार्टिकल नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन के चले जाने से इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसमें 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। लेकिन क्या है बेसिक स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर, कैसे सॉलिड्स हैं या कितने तरीके के होते हैं? तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो आपके 12th के सिलेबस में है मेनली, वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स तो उसमें जैसे इनऑर्गेनिक अगर देखा जाए तो कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनियम। और ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीएनिलीन, ये एक एक नाम लिखा है लेकिन बहुत ऐसे आप देख सकते हैं। ये हैं सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स। अब जो सेमीकंडक्टर भी वही करते हैं, क्या ऑफर करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज बाय सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, हीट और स्मॉल वोल्टेज चेंज। मतलब क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब थे उसमें हाई वोल्टेज लगाना पड़ता था, लार्ज साइज होता था। तो इसके क्या एडवांटेज हैं? कॉम्पैक्ट साइज, मोर रिलायबल और बहुत आसानी से सुलभ होने वाला। आप देखते हैं जो दिवाली में झालर लगाई जाती है, एलईडी से बनती है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो सेमीकंडक्टर ने जो बड़ा बल्कि डायोड होता था, फिर ट्रायोड होता था, जो वॉल्व होता था, उसको पीएन जंक्शन। आईसी का नाम आपने सुना होगा। आईसी में पता नहीं 1,000 2,000 सर्किट्स होते हैं। तो कॉम्पैक्ट साइज की छोटी सी होती है मल्टी लेग डिवाइस। तो आप मोबाइल से लेके मिशन मार्स तक आप देखते हैं कितनी टेक्नोलॉजी आसान हो गई है, बढ़ गई है। सोलर पैनल्स, एलईडी, टीवीज़ आप देख रहे हैं। तो आप हर किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसमें सब में किसी ना किसी फॉर्म में किसका यूज़ है? सेमीकंडक्टर का। अब सेमीकंडक्टर्स हैं क्या? ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सॉलिड्स जिनमें क्या होता है कि कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, उनकी क्या बनावट है, किस तरीके के एलिमेंट्स है। जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो सिलिकॉन कैसे काम करता है एज ए सेमीकंडक्टर, आइए देखते हैं सिलिकॉन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एटम्स चैप्टर पढ़ा था, उस एटम चैप्टर में आपने देखा था, ये मेनली आपके सिलेबस में फिर से मैं बता दूँ, हाइड्रोजन एटम ही था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसमें, और सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता था। तो उस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, उसकी वो एनर्जी। तो हम ये मानते हैं कि अगर एटम आइसोलेटेड है तो वो जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग उसके एनर्जी लेवल भी होते थे। तो हम उसको ये कह सकते थे कि जो सिंगल एटम है, अगर आइसोलेटेड एटम है तो उसको देखिए हम ऐसे एनर्जी यहाँ पर लेके, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो ये, सेकंड में है तो ये, थर्ड में तो ये है, तो ये हम आइसोलेटेड एनर्जी लेवल्स बताते थे। याद करिए -RHc/n² होता था फॉर्मूला। n=1 है तो फर्स्ट में, n=2 है तो सेकंड एनर्जी लेवल में। तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होते थे वो डिस्क्रीट होते थे।
अब बात क्या होती है कि अगर हम एक सॉलिड की बात करें या एक क्रिस्टल की बात करें तो पता है पर सेंटीमीटर क्यूब अबाउट 10⁻23 एटम्स का किसी क्रिस्टल में या 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉलिड में अगर होना, तो आप सोचिए कि एक एटम उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और जो एटम अगर बहुत पास पास है उन कितना है नंबर उनका पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻23 एटम्स। तो अब उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। अब एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी का नहीं रहेगा, अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहेंगे। तो अगर ये जो सॉलिड बनता है उस सॉलिड में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर एनर्जी लेवल के, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा उनके एनर्जी लेवल्स अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नियर द न्यूक्लियस। और हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक होगी। भाई क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके पता नहीं आगे कितने हैं पीछे कितने, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नीचे आगे पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनों से वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। किसी भी सॉलिड में या क्रिस्टल में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए जो आइसोलेटेड एटम है, जो उसमें एनर्जी लेवल है, वो क्रिस्टल में या सॉलिड में जब वो पास पास आएंगे तो उनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, उनमें स्प्लिट अप हो जाएगा। उनके एनर्जी लेवल्स हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अलग अलग होंगे, और उनके इंटरेक्शन से उनकी एनर्जी जो आइसोलेटेड केस में एनर्जी थी उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर दो एटम्स पास पास लाए जाएं तो दो एटम्स का इंटरेक्शन हो रहा है जब वो इफ़ दे आर क्लोज़र, तो आप वही मान लीजिए दो एनर्जी लेवल्स जो हैं, तो वो देखिए एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग कैसे हो रही है जब वो दो एटम अगर पास लाए जा रहे हैं। ये आर क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो उनके बीच के जो एनर्जी लेवल आइसोलेटेड यहाँ तक थे, उसके बाद वो कैसे हो गए आइसोलेटेड एनर्जी लेवल, जैसे सिंगल एटम था तो ऐसे थे, दो एटम्स अगर क्लोज़र हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, ये एक आइसोलेशन जो मेन वाला था उससे नीचे भी और दूसरा ऊपर। तो ये देखिए स्प्लिटिंग हो गई। जितने नंबर ऑफ वो एटम्स पास होंगे, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी उतने ही स्प्लिटिंग होगी। तो अगर दो में दो स्प्लिटिंग है, चार लाएंगे तो ये चार जगह स्प्लिटिंग होगी। तो अगर 10⁻23 है तो क्या होगा, स्प्लिटिंग के बीच में 10⁻23 लेवल्स कैसे रहेंगे, वो क्या बनाएंगे, एक एनर्जी बैंड। इतनी पास पास छोटे छोटे क्लोजर वो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो किसी भी सॉलिड में अगर आप देखोगे तो जो क्लोजली पैक्ड लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब उनका नंबर है, तो उनकी जितने भी कोइंसाइडिंग सेट्स होंगे, जो एनर्जी लेवल्स होंगे, उनको हम मिला के उस कोइंसाइडिंग एनर्जी सेट्स के एनर्जी लेवल्स को मिलाकर एक नाम दिया गया एनर्जी बैंड। तो कैसे ये एनर्जी बैंड होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, नाम सुना होगा आपने, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो उसके बारे में देखते हैं कि अगर ये दो एटम्स के पास आने की वजह से आपने देखा उनकी एनर्जी लेवल जो आइसोलेटेड में था वो स्प्लिट अप हुआ, तो अब जो न्यूक्लियस के पास वाला है वो सबसे लीस्ट अफेक्टेड होगा, और बाहर आउटर मोस्ट शेल वाले जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन के कारण अफेक्टेड होंगे। तो ये देखिए सबसे पास वाला एनर्जी लेवल है ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे ही आइसोलेटेड में होता, फिर उससे दूर वाला, फिर और दूर वाला, फिर सबसे दूर वाला। तो ये क्या है, ये एनर्जी बैंड्स हैं, और इनके बीच बीच में जो थोड़े थोड़े से जो गैप है ना, इनको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स। मतलब इन गैप्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, या तो वो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, तो इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स। अब क्या होता है कि जो एटम्स बहुत पास पास अगर हैं, वो
लाए जा रहे हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर होता है 14। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में उसको कैसे बांटा जाता है। तो 14 को बांटने का तरीका क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब सिलिकॉन एटम की 0 केल्विन पर अगर हम एक्स एक्सिस पर ले लें कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन, एक एटम मान लिया यहाँ पर है ओरिजिन पर और दूसरा एटम पास लाया जा रहा है, और वाई एक्सिस पर अगर हम ले लें रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम देखते हैं कि जब दो एटम बहुत दूर है, मैं इधर से शुरुआत करती हूँ और ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये 4 रीजन में मैंने बता दिया कि उनको बांट रखा है कि जब जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आ रहा है। तो जब दो एटम्स बहुत दूर हैं, एक यहाँ रखा है और एक मान लीजिए यहाँ है, बहुत दूर है, तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वो एनर्जी लेवल्स ही तो है। जैसे आइसोलेटेड एटम्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जैसे ये एनर्जी लेवल है, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये वाले। अब क्या होता है कि जो ये आइसोलेटेड एनर्जी लेवल्स हैं वो तो सिंगल एटम जैसा लगभग बिहेव कर रहे हैं। हाँ, अगर हम दूसरा एटम और पास लाते जा रहे हैं तो रीजन ए में तो आइसोलेटेड एनर्जी लेवल से जब और पास हम ले आए उस एटम को, तो हम देखते हैं रीजन बी में क्या होता है कि स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3s और 3p वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब आप देख रहे हैं कि 3p में 2 हैं और 3s में 2 हैं, देख रहे हैं 3s2, 3p2। तो क्या है कि यहाँ जो 3p स्टेट्स हैं उसमें और 3s स्टेट उसमें क्या हुआ है, ये स्प्लिटिंग। तो अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये कैसे हुई, इंटरेक्शन की वजह से, जब वो 2 एटम, उसकी एटम के बीच की डिस्टेंस इतनी है और इनके बीच में जो ये गैप आ गया है, ये देख रहे हैं ये गैप है यहाँ से यहाँ तक, और पास अगर हम लाते हैं, अब ये B के बाद से अगर वो इस डिस्टेंस पर आए और इसके बाद और क्लोज़र हो रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो स्प्लिटिंग हुई थी उस स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी लेवल्स थे, इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल, ये मतलब ये एनर्जी बैंड ये बन हैं, ये एनर्जी बैंड जो है ये पूरे कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बन गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके 3s सबशेल के और 3p के जो 2 हैं, देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है। तो बाकी जो 2n स्टेट्स हैं वो तो उनमें 2n स्टेट्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी जो 6n स्टेट्स उसमें से 4n स्टेट्स खाली थी, लेकिन 6n और 2n स्टेट्स मिला के पूरी 8n स्टेट्स थी ना। तो 8n स्टेट्स में हम देखते हैं कि जो एटॉमिक डिस्टेंस इतनी हो जाती है, जब इतने क्लोज वो हो जाते हैं कि सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो 2 एनर्जी बैंड जो है वो फिर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये 8n स्टेट्स में ये नहीं कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन है ये, कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन है, किसी का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे एनर्जी लेवल्स यहाँ पर मिल गए हैं। ये देखिए इस 3p स्टेट में जो ये वाला लोअर एनर्जी स्टेट है वो 2n के हायर से भी नीचे आ गया। तो ये मिक्सिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स है। अब और क्लोजर अगर आता है एटम, तो तकरीबन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर R इक्वल टू R0 होता है सॉलिड में, क्रिस्टल में। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हम क्या पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो 3s वाले थे और 3p में जो 2 थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और n क्यों लगा है कि n नंबर ऑफ एटम्स हमने मान लिया है। एक एटम में थे ना, ये सिलिकॉन के एक एटम में 3s में 2 है, 3p में 2 है। और n का मतलब क्या हुआ, ये n क्यों लगा है कि मान लेते हैं कि n एटम्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2n 3s वाले के और 3p वाले के 2n, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो सारे 4n इलेक्ट्रॉन्स
वो कहाँ पाए जाएंगे? इस फिर से जो C के बाद से D तक आने में ये जो इंटरेक्शन की वजह से चारों इलेक्ट्रॉन्स इस लोअर एनर्जी स्टेट में आ गए और ऊपर वाला एनर्जी स्टेट जो है वो हो गया अपर एनर्जी स्टेट। वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पर। तो जो फिर से देखिए दूर दूर थे एटम्स तो आइसोलेटेड एनर्जी लेवल्स, ये क्या है? एनर्जी लेवल्स। जैसे जैसे वो क्लोजर होने लगे तो एक डिस्टेंस जब वो क्लोजर होने लगे तो उनमें स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग होने के बाद उनके बीच में ये देखिए गैप रहा और पास आए तो वो जो स्प्लिटिंग होने के बाद से आप देखते थे जितने भी एनर्जी लेवल से फिर से वो इंटरैक्ट होके क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन कहीं भी इनमें से किसी का भी माना जा सकता था। फिर उसके बाद और इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने के बाद जो क्लोजली सेट ऑफ लेवल्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोअर बैंड, लोअर एनर्जी बैंड जो बना, उस लोअर एनर्जी बैंड में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसी को कहते हैं वैलेंस बैंड। और अपर एनर्जी बैंड विद दिस एनर्जी गैप, वो जो एनर्जी बैंड बना उसमें 4n स्टेट्स है, टोटल 2n और 6n मिला के 8n स्टेट्स थी। तो उसमें से 4n स्टेट में तो 4n इलेक्ट्रॉन्स आ गए और बाकी जो 4n स्टेट्स हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको कहते हैं कोवेलेंट बैंड। तो सॉरी, कोवेलेंट नहीं, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये एक सिलिकॉन एटम की बात जो बता रही हूँ, तो उसमें इस तरीके से अलग अलग होते हैं और उनके बीच में जो एनर्जी गैप है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोहिबिटेड है, इलेक्ट्रॉन का रहना यहाँ मना है। तो इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस चीज़ को सेक्शन डी में, रीजन डी में, ये जो चीज़ है उसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड डॉट से बनाए गए हैं ये क्या है? जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स है ना, एन एटम्स मिल रहे हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं ये क्लोजली स्पेस्ड है। तो जो 4n स्टेट्स नीचे वाली जिनमें चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से आप जो ब्लैक डॉट है इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, तो ये 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बैंड में, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी बैंड की जो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ये EV से शो किया गया है और इसका नाम है वैलेंस बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच की जो एनर्जी गैप है इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो यहाँ पर ये शोन है। तो ये है और इसके बाद जो ये 4n स्टेट्स है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो यहाँ से शो किया गया। इसका नाम है कंडक्शन बैंड। ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन एटम्स के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए ये शो किया गया और इसमें 4n स्टेट्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल जो है वो EC से शो किया गया है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके बराबर होता है? EC माइनस EV के बराबर। मतलब अपर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। तो ये है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के एटम के बारे में। तो अब अगर देखिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनमें डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आती है बात कि मेटल्स या कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो मेटल्स या कंडक्टर्स में जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो एक ही होंगे या वो ओवरलैप कर रहे होंगे। जैसे सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम में जो हम देखते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो उनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड की बात अगर करें तो पहले 11 को अगर हम बांटें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 3s1 s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो ये हाफ फिल्ड है 3s लेवल। और ऊपर वाला ही सेम बैंड क्या है?
एम्प्टी। तो इसी को कह दिया गया कंडक्शन बैंड, और यही पूरा 3s लेवल ही में नीचे वाला हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पर इसको कह दिया गया वैलेंस बैंड। तो होगा क्या इसमें कि अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, हम कब सोडियम सब्सटेंस में बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव फ्रॉम दिस लेवल टू द अनऑक्यूपाइड स्पेस। जहाँ पर नहीं है वहाँ पहुँच जाएगा इजीली, और उसकी काइनेटिक एनर्जी से, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी पाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल फॉर कंडक्शन है। तो मेटल में ये जो वैलेंस बैंड का कंप्लीटली फिल होके और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, तो इसलिए आराम से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। हाँ, कुछ मेटल्स लाइक बेरिलियम, उनमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है। यहाँ तो ये हाफ फिल्ड है और उसका जो अदर अनऑक्यूपाइड है ये पोर्शन, इसी को कंडक्शन बैंड कर दिया गया सोडियम के केस में। बेरिलियम के केस में उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 4, तो क्या होगा 1s2 2s2। 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, 2p0 आप लिख सकते हो। तो अब आप देखिए ये 1s है, अब ये जो 2s और 2p वाले लेवल है उस पर केवल 2s2 ही है। ये 2s वाला तो कम्प्लीटली फिल्ड है वैलेंस बैंड, और 2p वाला जो है उसमें आप देख रहे हैं कि 2s और 2p में ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ बेरिलियम, ओवरलैपिंग ऑफ completely filled 2s band and an empty 2p band। ये देखिए 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको 2p भी कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 2s, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, ओवरलैपिंग ही तो है। तो ये हो गया बेरिलियम का केस। और सोडियम में पार्शियली फिल्ड बैंड अबव द कंप्लीटली फिल्ड लोअर बैंड, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लोअर बैंड में आप देख रहे हैं पार्शियली फिल्ड ये वाला वैलेंस बैंड हो गया। और ये आपके पास जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है वो क्या है, एम्प्टी। तो इलेक्ट्रॉन अपने लेस एनर्जी से, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है मेटल में, तो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। अब बात आती है कि इंसुलेटर्स क्या हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं डायमंड, सोडियम क्लोराइड। डायमंड की अगर बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो 1s2 2s2 2p2, तो अब आप 1s लेवल न्यूक्लियर के बिल्कुल पास वाला देखिए एनर्जी लेवल बताया गया, बाकी जो ये 2s और 2p एनर्जी लेवल है, इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और ये रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी 3/2 kT इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से जो अगर एनर्जी निकाली जाती है 3/2 kBT से, तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब हम सोचें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इस एनर्जी को बढ़ा दे, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, 7 eV के बराबर एनर्जी होगी। ये 7 eV जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मिल ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन्स को कि यहाँ से यहाँ पर कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता। और डायमंड क्या है, किसका एग्जाम्पल है, किसका ये डायग्राम बना है डायमंड के लिए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंसुलेटर का। मतलब इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मोर देन 3 eV होता है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें फॉरबिडन एनर्जी गैप के लेवल पर, तो इंसुलेटर जो होता है जिसमें 3 eV से ज़्यादा, जैसे डायमंड में है 7 eV, किसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, या उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे EG से डिनोट किया गया है। मेटल्स में हमने देखा सोडियम और बेरिलियम के केस में ये सोडियम का ये बेरिलियम का तो होता ही नहीं, तो फॉरबिडन गैप नहीं है, एनर्जी गैप नहीं है, तो कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स इजीली अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में जैसे अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के बीच में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये अप्रोक्सीमेटली
सिलिकॉन का है तो ये 1.1 eV है। ऐसे ही जर्मेनियम का होता है, तो जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम के लिए उसकी वैल्यू होती है 0.72 eV। कभी कभी पूछा आता है दोनों ही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, आप किसको प्रेफर करोगे? सिलिकॉन तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसका जो बैंड गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। इसे जर्मेनियम में 0.72 eV है, तो जर्मेनियम प्रेफर करते हैं। हाँ, अब ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड ये कब है? जब टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी उनकी मिल जाती है कि वो इस वैलेंस बैंड से गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कंडक्शन बैंड में जो फील्ड स्टेट्स हैं, ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं, उनसे अनऑक्यूपाइड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। और इसी तरह वैलेंस बैंड में जहाँ से वो पहुँच गए हैं कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ से वो चलने लगेंगे फील्ड से अनऑक्यूपाइड स्टेट में। तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होने लगेगा, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये तो सारी बुक्स में दिया रहता है। जैसे ये क्या है? रेजिस्टिविटी आता है, डिफरेंशिएट करो। तो मेटल्स के लिए उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ओम मीटर में लिखी गई है, तो 10⁻² से 10⁻8 के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर की 10⁻5 से 10⁻6 और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा देखिए 10⁻11 से 10⁻19। ये रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी का रिवर्स कर दो, क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, तो रिवर्स कर दिया तो ओम मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहते हैं सीमेन, और मीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स। तो इसी की सारी वैल्यूज़ रिवर्स कर दी गई हैं। तो ये किसकी हो गई? कंडक्टिविटी की रेंज। हाँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। मेटल्स में सबसे ज़्यादा होता है मोर देन 3 eV, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में अराउंड 1 eV। फिर बात आती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? अगले वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर और उससे आगे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।